आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें एक नई ऐनक से देखता हूँ, वो मायने रखती है मेरे लिए। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा यार, इतना चापलूस तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका पिछला महीना बहुत ही गंदा गुजरा है। अच्छा, इतना भी गंदा नहीं गुजरा जितना आप गंदा मुंह बना के बोल रही हैं। 10 साल पहले फ्रीलांसर्स को कोई जानता ही नहीं था। आज हमने 1.6 बिलियन डॉलर फ्रीलांसर्स ने पाकिस्तान के लिए कमाया है। राशिद भाई, बरनूला तो लगा ही हुआ है, आप अपना खून चूस के वापस ले लें। हम अपना थूका हुआ खून वापस नहीं लेते। हाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, फ्रीलांसिंग से घर बैठे पैसे कमाना हर बंदे की ख्वाहिश है और फितरी ख्वाहिश है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के अलग मसाइल हैं, लेकिन बेशुमार मौक़े भी मौजूद हैं। नौजवान इन मौक़ों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यही बताने के लिए आज हमारी महफिल में मौजूद है फ्रीलांसिंग के माहिर इब्राहिम अमीन। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद की तरफ। बैठे 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 बैठे। क्या हो गया जवाद भाई? ओ एक मिनट यार, ओ एक मिनट, मैं दे के जाऊंगा जितने आपको ऑटोग्राफ चाहिए, जितनी सेल्फियाँ चाहिए मैं दे के, मैंने घर थोड़ी लेके जानी है। जवाब इधर ही है। बैठे बैठे जी, शुक्रिया। मैं भी मिलता हूँ और शो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जवाद भाई, क्या हाल है? एक मिनट, हमेशा मेरे मुंह में बाल क्यों आता है? खास तौर पे आपके शो में आता हूँ, लोग हमेशा दाल गोश्त खाते हैं, मैं बाल गोश्त खाता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने एक बार फिर अपने फ्यूचर लीडर को बुलाया जी। अच्छा जवाद साहब, ये सुनाए कि आपकी सियासत कैसी जा रही है? बहुत हेक्टिक, बहुत हेक्टिक। मैं यकीन जाने कि ये पिछला जो महीना गुजरा बहुत हेक्टिक गुजरा। पिछले एक महीने में तो कोई पॉलिटिकल ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो थका देने वाली हो और आप हेक्टिक कह रहे हैं। और जुनैद भाई, आपको पता नहीं, पॉलिटिकली मैं बड़ा ऑक्यूपाइड हूँ और यकीन जाने मुझे अभी मैं बड़ा लॉस भी उठाया मैंने इस हवाले से। अब चूंकि बताएं तो सही, पिछले एक महीने में कौन सी सियासत कर दी आपने? भाई देखिए, पार्टी का अंदरूनी इलेक्शन हो गया क्या? और जुनैद साहब, मुझे बाकायदा बताया गया ऑफिशियली कि इलेक्शन आ रहा है यार, तैयारी करें। अच्छा। मैं जनाब फिर इन चीज़ों में लग गया, बैनर बनवाए मैंने, कुर्सियाँ लगवाई मैंने, चीज़ें, मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा था, उनमें मैं मसरूफ था और मैंने यकीन जाने मतलब इतना खर्चा हो गया, मैंने अपनी एक गाड़ी भी बेच दी जुनैद साहब। मुझे ऑफिशियली बताया गया कि जवाद साहब 22 दिन बाद इलेक्शन है, आप तैयारी पकड़ लें। आपको क्लियर कट बताया गया कि 22 दिन बाद इलेक्शन है, आप तैयारी पकड़ें। बिल्कुल, मैं जनाब ये जा वो जा बैनर छपवा दिया मैंने, फ्लक्स छपवा दिया मैंने, अपनी तस्वीरें छपवा दी बड़ी बड़ी करके। अच्छा। होर्डिंग्स लगवा दिए कि भाई अब इलेक्शन में हिस्सा लेने आ रहा हूँ। बड़ी बड़ी करके कैसे? अभी भी वो छोटी थी, मैंने पानी दिया, बड़ी हो गई। भाई बड़ी करके बनवाई है ना। अच्छा, बड़े साइज बड़े साहब में लगवाई है, देखें समझदार हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन में आपको पता है कि हलीम जो है उसका इस्तेमाल बहुत से अहम रोल प्ले करती है हलीम इलेक्शन के डेज में। अब इलेक्शन वाले दिन तो मुझे अंदाजा था महंगी पड़ जाएगी, मैं रेट भी पता करा, बड़ी महंगी पड़ रही थी। अच्छा, तय ये हुआ कि जी अब हलीम हम अपनी बनाएंगे, ठीक। वो सस्ती पड़ेगी। उसके लिए फिर हमने देगे खरीद ली। अच्छा, देगे भी खरीद ली, लेकिन वो जो बीच में कड़छू होता है, वो वो जो घोटा मारते हैं, अच्छा सारा टेस्ट उसी का। अच्छा। वो मैंने 150 को खरीद लिए लकड़ी वाले। अच्छा। अच्छा, मुझे किसी ने बताया जुनैद साहब के जो ये जो घोटू करछा जो लगाते हैं ना, ये नारोवाल से बड़े सस्ते मिलते हैं। अच्छा, अच्छे नारोवाल। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, नारोवाल। वहां से मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, 150 मैंने मंगवा ली है। अब मसला ये हो गया, 150 कड़छू मंगवाए हैं, देगे 3 खरीदिए। अच्छा, मेरे वर्कर ने एक ने कहा कि ये जवाद साहब, ये जो 3 जो कड़छे हैं ये तो आ गए तीनों देगों में, ये जो 147 इनका क्या करना है? मैंने कहा यार जो 147 बच गया उनका क्या क्या करना है? मैंने कहा यार 100 तो रखो साइड पे, बाकी 47 अपने पास रख लेना, ये काम आएगा आगे। 47 पे तो इलेक्शन जीतना है। अच्छा। बस जुनैद साहब, वो दिन और परसों का दिन अच्छा, जवाद अहमद ने मेहनत करके अंत मचा दी। मतलब मैं दिन रात जुनैद साहब मैंने कर दिया, सोते हुए तक मैंने तकरीरें की हैं, बैठे हुए गले के साथ। यकीन जाने ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ अपनी आवाम के लिए।
अच्छा सही। ये अवाम के लिए। लेकिन फिर इलेक्शन का क्या हुआ? और नहीं जुनेद साहब, वो तो परसों रात को मुझे पता चला। क्या पता ये चला? इलेक्शन जो है हमारे मोहल्ले में, ये अमान प्लाजा है, वहां पे अंजुमन ताजरान के इलेक्शन थे। ओए होए। अब मैंने कहा यार जवाब तूने क्या करेगा, मतलब अंजुमन ताजरान है, लेकिन मैंने फैसला किया है। इतने बैनर छप गए, करछे आ गए, देगे आ गई, तकरीरें कर डाली सोए हुए आप। तकरीरें चली गई सर। देखे ऑन एयर हो गई तकरीरें। मैंने कहा इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है, अब इससे पीछे पलटना जो है बनता नहीं है। तो फिर अंजुमन ताजरान का इलेक्शन लड़ लिया। और नहीं जुनेद साहब, लेकिन उसी अंजुमन ताजरान में कोई सीनियर नायब सदर अव्वल थे, फवाद अहमद साहब। अच्छा तो मैंने कहा यार एक काम करो, ये अगर खड़े में सीट भी नहीं दे रहे, भाई रात हुई है, आपको भी देखे मुल्क को काम के लेकर चोरी करके भी जाना पड़े ना मुझे। मैंने नाम किया है जनाब मार्कर से, उस फे को हटा के जीम किया, लेकिन वो किस तरह किया मैं जानता हूँ। यानी फवाद अहमद कोई लड़ रहा था, सीनियर नायब सदर अव्वल, आपने उसको हटा के जवाद अहमद कर दिया। मैंने जीम डाल दिया। यार ब्यूटी, इसको कहते हैं सियासी बसीरत। अच्छा ये गलत बात है, चोरी करने पे आप शह दे रहे हैं, शबाज दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी मजबूरी थी ना, मैंने तो कौम के लिए किया। आपने सारा सामान पूरा इलेक्शन का पैराफर्नेलिया खड़ा कर लिया ये था। ज्यादा तो नहीं कर सकता था मैं। लेकिन एक बात है जुनैद साहब के, जीम को फे बनाना ना बहुत 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 ही आसान है। मतलब आप थोड़ा सा गर्म करके यूं करते हैं, आप जो है वो फे बन जाता है। हाँ। लेकिन फे को जीम बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। उसमें आपकी वखियां पूरी टेढ़ी इधर उधर हो जाती हैं बनाते बनाते। और ये मैंने किया, अब मैं हर बैनर पे जाके मैं जीम डाल रहा हूँ, फे को हटा रहा हूँ, जीम डाल रहा हूँ, फे। अब कुछ पे हुए कुछ पे नहीं हुए, एक मिक्सअप सा हुआ, खिचड़ी सी बन गई। और ये सीनियर नायब सदर अव्वल का इलेक्शन जो फवाद साहब लड़ रहे थे, उनकी ना दाढ़ी थे ना बाल थे। अच्छा। यानी कि फिर मैं मार्कर से मैंने उनकी दाढ़ी भी वो सेट की है, मैंने बाल भी बनाए। मेरा कोई 1.5 लाख मार्कर लगा, वो अलग है, उसका पैसा अलग है। अच्छा फिर बड़ी बड़ी ख्वारी की, फिर क्या इधर बर्बादी हो गया, फिर की बात पड़ी। और इतना अजीब पोस्टर था, मैंने कई ऐसे पोस्टर देखे, आधे पे दाढ़ी है आधे पे नहीं है। अच्छा फिर लोगों ने पूछा ये क्या, मैंने कहा हम दोनों भाई मिल के लड़ रहे हैं, आधे गंजम में आधे बालम है। चले अंजुमन ताजरान ही सही, इलेक्शन के रिजल्ट का क्या बना? और क्या, अच्छा कितने वोटों से हारे हैं? वो आप वोटों को छोड़े, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जिस फवाद के नाम पे मैंने इलेक्शन लड़ा, उसने मुझे वोट नहीं दिया। तो सियासत जो है वो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो कड़वा घूंट है कि जहर कातिल पीता जाऊंगा मैं तेरी खातिर, तेरे सितम करके दस्तबरदार हो गए, जब तक वो गुलेशां अफशां है। हाय हाय हाय। यार वैसे आप बहुत मुनाफिक जुनैद साहब। क्यों? मतलब मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ अपने से, आप हाय हाय कर रहे हैं। आप जो भी कहते हैं मैं उन्हें एक नई ऐनक से देखता हूँ, वो मायने रखती है मेरे लिए। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा यार, इतना चापलूस तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है। अच्छा इसका मतलब है कि आपका पिछला महीना बहुत ही गंदा गुजरा है। अच्छा इतना भी गंदा नहीं गुजरा जितना आप गंदा मुंह बना के बोल रही हैं। ठीक है मानता हूँ गंदा गुजरा, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये इस्तेमारी कुव्वतों की तारीख उठा के देखें। अगर आपसे नहीं उठा के देखा जाता तो आप नीचे झुक के छाती मार के देखें। मैं वाहिद बंदा हूँ जो इन इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ जब जब खड़ा हुआ है, इन्होंने कोई ना कोई करवाई है, इस्तेमार ने कोई शरारत साजिश करवाई है। अच्छा। अब देखें आप, मैं ये ताजरान अंजुमन ताजरान का जो इलेक्शन था, ये मैं लड़ने की है, उधर इस्तेमारी कुव्वतों ने ईरान पे हमला कर दिया। अच्छा। यानी कि सड़कों पे दन दनाते हुए ये अकेला इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ दन दनाते हुए चल रहा है और गाता जा रहा है, एक ही गाना गा रहा है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई वो सारी मंजिलें, वो सारी मुश्किलें, सो गया है रास्ता सो गया। ये किस स्टाइल में गा रहे हैं आप? यानी कि मैं जवाब के अपने स्टाइल में नहीं गा रहा। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, आसमां सो गया, जहां ये सो गया, आई मेहंदी की रात, आई सपनों की बरसात। अच्छा जवाब साहब, आपने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क की शॉपिंग मॉल में जाके आप कहें कि मैं जवाद अहमद की पाकिस्तान से आऊं तो वो आपसे शॉपिंग के पैसे नहीं लेंगे। कमोबेश यही बात वो टिकटॉकर डॉक्टर नबिहा खान ने भी की है। तो क्या आप दोनों इतने ही पॉपुलर हैं?
देखिए इन खातून की आपने बात की, मैं इनको इनका नहीं कह सकता कि आई एम नॉट अ स्पोक पर्सन ऑफ हर। मैं सिर्फ अपनी बात करूं कि मुझे एडवांटेज हासिल है। आप पाकिस्तान से बाहर जाके किसी भी मुल्क के शॉपिंग मॉल में जाएं और आप वहां पे जाके कहें जी मैं जवाद के पाकिस्तान से आया हूँ, यकीन जाने वो आपसे इसलिए पैसे नहीं लेगा कि यार ये जवाद के मुल्क से है, गरीब मुल्क से है, वो समझ जाएगा, पैसे नहीं लेगा। ये मैं आपको आई एश्योर यू, और मैं जितने यहाँ लोग बैठे हुए, आप लोग भी बाहर जाएं, किसी भी जगह आप खड़े हुए मेरा नाम ले लें। नहीं तो ये सहूलत हमें पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं मैसर? हाँ सुहाना बीवी, देखें पाकिस्तानियों का ना यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखें आप मेरा नाम लेंगे, पैसे वो लेके भी चीज आपको नहीं देंगे, कहेंगे सर्फ एक्सेल चाहिए, नहीं हैगा, हालांकि सामने दीवार पर टंगी हुई चीज वो दे नहीं रहे। यानी कि पैसे आप लेके भी चीज ना दें, ये सिर्फ एक बुग़्ज़ जवाद है और कुछ नहीं। और तो और मुंडियों कुड़ियों वंडी दी चीज ले जाओ, वो भी जो है ना मेरे नाम पे नहीं देते, वो तो फ्री की है और वो तो दे दो, क्या आपने तो जेलसी का कोई इलाज नहीं है। और इसी जेलसी के लिए खड़ा हुआ है, ये आवाज उठा के बैठा हुआ है और ये आवाज उठा के बैठा रहेगा। अच्छा जुनैद भाई, जाते जाते एक नया गाना मैंने बनाया, अगर आप कहें तो सुना दूं? नहीं, टाइम खत्म हो गया फिर से। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप भी वही दुकानदार हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, आपका माशाल्लाह जितना तजर्बा है फ्रीलांसिंग में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों के साथ काम का, तो आपसे बेहतर इस मामले को आसान फहम कोई नहीं बना सकता कि हम दिन रात सुबह दोपहर शाम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, हर पॉडकास्ट में सुनते हैं फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, लेकिन मुझे 90% यकीन है कि अक्सरियत को फ्रीलांसिंग का मतलब ही नहीं पता कि फ्रीलांसर कहते किसको हैं। ज़रा हमारे लिए, हम जैसे कम पढ़े लिखों को ज़रा समझा दें कि फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं। अगर लाला कह दे कल को उठ के कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, हम मान लें, और ये हम पूछे कैसे, कहते जी मैं समोसा फ्री उठा के खा गया, चखते चखते खा जाता हूँ। जी बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी कुछ 10 साल पाकिस्तान इसी कन्फ्यूजन में रह गया फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक्चुअली फ्रीलांसिंग ये वो बच्चे बच्चियां पूरे पाकिस्तान में जो घर बैठ के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो घर बैठ के काम करते हैं और डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, वो उनको फ्रीलांसर्स हैं। जो बंदा घर बैठे पैसे कमा, इसका मतलब है सबा इजी लोड वाली जो घर बैठ के पैसे कमा रही है वो भी फ्रीलांसर है। मैंने अर्ज किया कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा, उनमें रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जो आईटी की सर्विसेज, ज़्यादातर जो आईटी सर्विसेज हैं उस पे जो काम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो फ्रीलांसर्स हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताएं कि एक नौजवान बगैर डिग्री के आलमी मार्केट में फ्रीलांसर बन सकता है? अगर बन सकता है तो उसके पास कौन कौन सी खूबियां होना लाजमी है? जी बिल्कुल, इसमें फ्रीलांसिंग जो स्किल्स हैं, देखें स्किल्स और डिग्री में दोनों साथ साथ चलती हैं। जी। डिग्री होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपका जहन, आपका जो अप्रोच है उसको वसी करती है। जी। बाकी लाखों फ्रीलांसर्स हैं जो जिन्होंने, जब ये फ्रीलांसिंग शुरू हुई थी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे लाखों बच्चों ने काम किया था। बिल्कुल। अब एआई चूंकि ये टेक ओवर कर रहा है, तो ये स्किल्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। अब एआई और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रही हैं, तो ये स्किल्स सीखने में, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा इब्राहिम भाई, ये बताइएगा कि हम सुबह दोपहर शाम ये सुनते हैं कि जी ये जो एआई का तूफान है ये रोजगार को निगल जाएगा, ये ह्यूमन लेबर है इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये किस रफ्तार से, और इसमें कितनी मिथ है कितनी रियलिटी है? बात बिल्कुल ठीक है। हर वो फ्रीलांसर या हर वो इंटेलेक्चुअल जो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन है, वो सब फेज आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो बेस्ट मैन फॉर द जॉब आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, तो स्किल पे एक्सपर्टीज हासिल करें और उस पे एआई कैसे लगाना है वो सीखें। अच्छा ये भी बताइएगा कि एआई की लिमिटेशंस क्या हैं? हर वक्त हम एआई की तारीफें सुनते हैं कि ये भी कर लेगा, एआई भिंडी गोश्त भी बना देता है आपके लिए। जरा प्रैक्टिकली बताएं कि एआई से मैं अगर कहता हूं कि मुझे कोई मिजाइया प्रोग्राम बना के दो, जो मिजाइया प्रोग्राम वो मुझे बना के देता है, यकीन करें वो मेरे जितना ही फीका होता है। अगर आप पाकिस्तान में 2-4 ही लोग हैं जिसमें से आप एक, अगर तो आप एआई भी उनमें से एक है। नहीं अगर आप एआई को स्पेसिफिक
कंटेंट जब स्पेसिफिक बताएंगे कि उसने क्या कैसे बनाना है, उसको आप स्पेसिफिक वर्ड्स बताएंगे, वो आपको वैसा ही अच्छा प्रोग्राम बना देगा जैसा कि एक अच्छा प्रोग्राम यानी होता है। एआई से काम लेने वाला भी अच्छा एक इंसान ही है जो अगर उससे काम आपको लेगा। स्किल नहीं लाला आती होगी, यही तुमसे बेहतर मिमिक्री कर लेते हैं, ज़हन में रखना। पर ये मेरे ख्याल से एआई की बात ना ही करें फिर। बात करें ना करें, एआई आ चुकी है जी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको खुद स्किल आनी चाहिए, सही। तभी आप एआई से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपको खुद नहीं आता होगा, हाँ। आप उसको कमांड ही नहीं दे सकेंगे, तो वो एआई वैसा ही फीका प्रोग्राम देगा जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा जैसा आप- मैं हूँ, आप कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप जो जैसा कह पाकिस्तान रहा में हूँ, के अच्छा। टॉप 2-3 जो मज़ाहिया अच्छे प्रोग्राम जो करते हैं उनमें से एक है। अच्छा आप हमें ये बताएं कि ये जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, इनको आलमी मार्केट में रेट्स कम क्यों मिलते हैं? इनकी वैल्यू कम है या वजह क्या है इस बात की? बहुत अच्छा सवाल। सबसे बड़ी वजह इनका एक्सपोजर। जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनका एक्सपोजर नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में ले जाए, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे एक। फिर अपने आप पे यकीन नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, वो घरों में बैठे हैं, उनकी कोई हैंड होल्डिंग नहीं है। आप जैसे प्रोग्राम्स की वजह से आउटरीच बढ़ती है, जी। नो हाउ बढ़ता है, उनको पता चलता है कि नहीं हम भी कोई हैं। जैसे 10 साल पहले फ्रीलांसर्स को कोई जानता ही नहीं था, आज हमने $1.6 बिलियन फ्रीलांसर्स ने पाकिस्तान के लिए कमाया है। अच्छा सर ये बताएं कि अगले आने वाले 5 साल में कौन कौन से डिजिटल स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड रहेगी? इसमें सबसे बड़ी डिमांड है जो कभी नहीं ख़त्म होगी, वो साइबर सिक्योरिटी। ओके। हम एक एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ, वो उसने कहा है, बड़ी हैरानकुन बात आप सुने, कि आज 5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड है पूरी दुनिया में। हमारे पास है ही कोई नहीं। ओके। इसके अलावा ये एआई हर चीज़ की स्किल सीखें और उसके ऊपर एआई कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एआई में स्पेसिफिकली कौन सा ऐसा फील्ड है जो आप समझते हैं कि अगले काफ़ी साल तक वो रूल करेगा? देखिए वीडियो एडिटिंग, खासतौर पर वीडियो एडिटिंग, काफ़ी इस वक्त काफ़ी बच्चे जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और उस पर एआई लगा रहे हैं, वो बहुत कमा रहे हैं। हाँ जी। और जितने भी आपके कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनकी ऑटोमेशन, उसके ऊपर भी काफ़ी लोग कमा रहे हैं, बच्चे काफ़ी कमा रहे हैं। अच्छा इब्राहिम साहब, हमारे जो जहनों में है फ्रीलांसर का, जब हम सुनते हैं तो रातों रात एक अमीर हो गया बंदा, वो एक तस्वीर आती है। तो इसमें क्या आप कहते हैं, क्या फ़र्क है? जी ये सच है बहुत या बड़ी ऐसी? यानी इसमें फ़र्क क्या है अमीर होने में और अमीर नज़र आने में? नजर आने। बकायदा शो ऑफ करते हैं। हमारे यहाँ जो बंदा पैसे कमा लेता है फ्रीलांसर, वो बताता है कि जी मैंने इतनी, वो चाहे ज़र्ब दे के बताता है, मल्टीप्लाई करके बताता है। ये क्या है? चले अमीर नज़र आने में तो चले उनको कर लेने दें, अपने थोड़ी सी सेल्फ प्रोजेक्शन कर लेने दें ताकि और बच्चे अट्रैक्ट हों। हाँ। बट इसके पीछे असल में काफ़ी हमारे बच्चियों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि हमने भी जब ये फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी को गैदर किया, तो इसके पीछे एक 10 साल की मेहनत है। वो 10 साल की मेहनत 2018 से शुरू हुई, जब कोई कंपनी एक पाकिस्तानी के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकती थी, लॉ ही नहीं था, लॉ ने मना किया हुआ था। तो वो 2018 से 2026 तक की एक मेहनत है, वो पिछली मेहनत लोगों को नजर नहीं आती, और आज का देख के वो कहते हैं बस ये उनके असल पास- बात, एकदम- असल खूबसूरत तरीन बात ये है कि हम ये समझते हैं वो रातों रात उसने पैसा कमा लिया है। जो उसके पीछे मेहनत है, जब उसने बेरोजगारी भी काटी, दिन रात काम भी किया, वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। हम कहते हैं रातों रात सर अमीर बन गए। सेम वैसे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट या सिंगर होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है, वो नजर नहीं आते, एकदम वो क्लिक होते हैं तो लोग कहते हैं ओए एकदम ऐसा स्टार ही, बन गया। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग में लक चलती है, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं जी महारत। तो आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक करता हूँ कंसिस्टेंसीज। ओके। कंसिस्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है, हाँ तो लक भी लग जाती है और महारत भी चल जाती है। हाँ। अगर आप बहुत माहिर हैं और आपकी लक भी बहुत अच्छी है और आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें जो कोर्सेज की जो खरीदो फरोख्त है, ये एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इसमें शोर होता है बड़ा जी, डॉलर बरसेंगे, आप मेरा कोर्स खरीद लें, महीने बाद आपके घर के बाहर चमचमाती हैवल खड़ी हुई होगी, और पता चलता है महीने बाद जिसने खरीदा है उसकी जो पहले से हैवल है वो उठाई गई है और वो अगला कोर्स खरीद रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कार। तो सर जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में जितनी भी ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं
वो जब तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होती तब तक वो किसी को तालीम नहीं देने देते। हमारे यहाँ ये एक हर कोई राह चलते हर गली मोहल्ले में एक कोर्स बेच रहा है। हाँ जी। फिर एक और दूसरी अकल हमें एज एन इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए कि हमने कौन सा सर्टिफिकेशन करनी है। अब जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अगर करें तो वो पाकिस्तान और दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है। आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने, आप गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल बने, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप गूगल की सर्टिफिकेशन करें जो दुनिया में आपको मिलेगी, अच्छा। दुनिया में रिकॉग्नाइज होगी। तो बजाय से कि आप गली मोहल्लों के सर्टिफिकेशन के पीछे भागें, आप दुनिया के टॉप इदारे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की सर्टिफिकेशन करें। 80% सर्टिफिकेशन फ्री हैं, वो सर्टिफिकेशन करें। इब्राहिम भाई, मैं राइट अवे एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और आपसे मुल्तमस हूँ, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बहुत सादा लफ्ज़ों में बताइएगा। एक बेरोज़गार नौजवान है, मैट्रिक किया है, FA किया है, BA किया है, कुछ भी किया है उसने, उसको रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। आप उसको कंप्यूटर से ज़्यादा आशनाई भी नहीं है, उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर पे अगर वो फ्रीलांसर बनना चाहता है? तो सस्ता सा नुस्खा और आसान सा नुस्खा बताइएगा। देखिए, सबसे सस्ता नुस्खा जी कि 8-10 हज़ार रुपए का कंप्यूटर खरीद ले, बहुत अच्छा कंप्यूटर आ जाता है। ले लिया। उसके बाद यूट्यूब पे अगेन गूगल पे वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये एक जर्नी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, सही। ये 3-2 महीने के कोर्स कर ले और साथ साथ अपना ये फ्री कोर्सेज, ये फ्री कोर्सेज। ठीक। और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं पाकिस्तान में कि बच्चे बच्चियों ने साहिवाल, आरेवाला, बुरे वाला के बच्चे बच्चियों ने घर बैठ के कोर्सेज सीखे और आज वो $5,000 महीना कमा रहे हैं। 2024 का फाइवर देखें, घोटकी डहरकी सिंध जी का एक बच्चा $1 मिलियन उसने कमाया है 2024 में। उसने क्या किया? यही फ्रीलांसिंग, मुख्तलिफ ऑटोमेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट उसने सीखी। यही मैंने जैसे आपको बताया। देखें, वेबसाइट बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आए तो आप वेबसाइट बना लेंगे। जब आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी तो आप उसके बाद सोशल मीडिया अपनी ब्रांडिंग सीखें। सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, अगर फ्रीलांसिंग एक शादी होती तो इसे इनमें से पहले कौन तलाक देता? इंटरनेट, बिजली, क्लाइंट या फिर डेडलाइन? डेडलाइन। डेडलाइन। अच्छा, डेडलाइन मीट करना। 99% शिकायत हमें आती हैं कि कमिटमेंट लोग पूरी नहीं करते। हाँ। आप किसी ने कमिट किया, मैं फलां टाइम फलां दिन आपका काम कर दूंगा, आप बताएं को आज तक पूरा किया किसी ने? असल में हमारे यहाँ जो बहाने हैं वो अब इंटरनेशनल लेवल पे माने नहीं जाते ना। हमारे बहाने वही हैं। वो पूछता है कि जी आपने वो मेरी वेबसाइट नहीं मुकम्मल की, वो कहता है जी मेरे साले का छोटा पुत्र बीमार। वो तो लंदन में बैठा, पेरिस में बैठा बंदे को क्या पता कि साला कितना ताकतवर होता है हमारे यहाँ, और उसका पुत्र, अल्लाह माफ करे। तो साला साली कितने ताकतवर होते हैं ये सारी दुनिया में पता है लोगों को। अच्छा इब्राहिम साहब, साइबर वर्ल्ड में आपका नाम मोतबर तरीन लोगों में शुमार होता है। ज़रा सर अपनी सफ़र का बताएं, कैसे आगाज़ किया, ज़रा सफ़र हयात अपनी शेयर कीजिए। आपको हैरत होगी कि जब मेरी लाइफ का मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया तो हम टेलेक्स का काम मैंने किया शुरू में, जब फैक्स और ईमेल नहीं होती थी। हाँ, बिल्कुल। तो टेलेक्स डब्बे में की लकड़ी की मशीन होती थी जिसमें मेमोरी भी नहीं होती। हाँ। तो दुनिया में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो टेलेक्स के थ्रू होती है। तो क्लास 6, 7, 8 में हम एक कंपनी में जाता था, वहाँ पे जॉब से शुरू किया, फिर अपना काम किया। तो ज़िंदगी में ये सीखा कि जो भी काम करना है पहले 2 साल उसकी जॉब नौकरी करनी है, जॉब करनी है। असल बात। तो टेलेक्स किया, लेदर किया, पूरे पाकिस्तान में लेदर गारमेंट्स, अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री चलाई एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, लेदर फील्ड प्राइवेट लिमिटेड। फिर ये फाइनेंशियल वर्ल्ड, बैंकिंग एंड फाइनेंस की किसी कंपनी में 2 साल उधर जॉब की, फिर अपनी कंपनी बनाई। फिर ये फ्रीलांसिंग, IT स्किल्स। मैंने पाकिस्तान के फर्स्ट बैच में मास्टर्स किया NED से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर। उसके ऊपर फिर अलाइड बैंक की कंसल्टेंसी शुरू की, उसमें टेमिनोसिटी 24 की इम्प्लीमेंटेशन थी, उसमें एज ए कंसल्टेंट जॉब मिल गई। तो यही सब पहले 2 साल 3 साल जॉब की, एक्सपर्टीज हासिल की, फिर अपना काम शुरू किया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, अब
हम बहुत सारी बदतहजीबियों का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऑफिस की बदतहजीबियों का जिक्र नहीं किया, जहां पे हमारा आधा दिन गुजरता है। ऑफिस की बदतहजीबियों का हम जिक्र इसलिए नहीं करते कि खुद करते जो रहते हैं ऑफिस में बैठ के। वैसे सबसे बड़ी बदतहजीबी ऑफिस के हवाले से जो है वो लेट आना है। और अगर आप आ जाते हो ऑफिस, उसके बाद काम शुरू करते करते मौत पड़ती है। ठीक है, दिल नहीं करता। 2-2.5 घंटे तो काम शुरू करने में लगा देते हैं, कोई सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो, काम शुरू करने को दिल ही नहीं करता। दुनिया भर की आप गप्पे लगाते हैं, पहले रिपोर्ट देते हैं तेरे घर की होया, हाँ फिर नूह ने कट दिता है तभी तो मैं दफ्तर आया कि नूह ने कट दिता है मैनू। अच्छा सर, एक तो लेट आते हैं, फिर आके बड़े कॉन्फिडेंस से पूछते हैं की गल्ला हो रही है सी मेरे खिलाफ। इसको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ढिठाई कहते हैं। हाँ। अच्छा, और अब बंदा पूछे आगे की गल्ला हो रही है सी मेरे खिलाफ, बंदे आगे कहते हैं हुण भाएं तुसी 2 घंटे लेट हो, 2 घंटे दी गल्लां दसिए। और बॉस से डांट खाने के बाद कमरे से निकलते ही कहता है यार मेरे ससुर सही कहते हैं, कारोबार ही ठीक है, ये नौकरी तो मेरा खुद खाना है। और बंदा उससे पूछे यार तेरे ससुर ने कारोबार का बताया ही था, कारोबार करने के लिए पैसे नहीं दिए थे। कोई मुबारक सिद्दीकी वाला मिसरा। कमाल ये है, तो ऐसे लोगों का कमाल ये होता है कि एक तो लेट दफ्तर आते हैं, ऊपर से जुल्म ये करते हैं कि मजीद 1.5 घंटा गप्पे मारते हैं काम शुरू करने से पहले। उसमें से भी बड़ा, उसका भी जुल्म का बाप ये करते हैं कि जब रुखसती का वक्त आता है ना, रखते सफर, वो आधा घंटा पहले बांध लेते हैं। और उससे भी बड़ा जुल्म ये करते हैं कि 15 मिनट पहले निकल लेते हैं। अच्छा, इस नौ के लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि उसी बॉस के दफ्तर के बाहर खड़े होके सिगरेट के धुएं के मरगोले बना बना के कह रहे होते हैं यार ये जो ना नवा बॉस है, दफ्तर का माहौल खराब नहीं हो गया। सर, एक और दफ्तरी बदतहजीबी, दफ्तर की चीजें अम्मा का जहेज समझ के बेदरेग इस्तेमाल करना। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा मैंने देखा है और कंपैरिजन की है, वो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल। हाँ जी। वो ऐसे टिश्यू पेपर वो डब्बा खाली कर देते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो घर में पहले तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, और अगर कभी करते भी है ना तो एक टिश्यू पेपर के 4 टुकड़े करते हैं, उसको फिर 8 तहें लगाते हैं, फिर ऐसे 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 करते हैं। माले मुफ्त दिले बेर। उनको बकायदा याद होता है, अगर टिश्यू पेपर के डब्बे में 100 है ना, उनको पता होता है कि बाकी 34 रह गए। इसके अलावा सर, ऑफिस में लोग लाइटों का, पंखों का, एसीज का इतना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जैसे उनका अब्बा वापडा में लगा हुआ हो। अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो दफ्तर में इंतहाई बेरहमी के साथ बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और घरों में आके जब वो अपने घर का पंखा ऑफ करते हैं ना, उसके बाद पंखा थोड़ी देर घूमता है, उनको दिल को कुछ होता है कि पता नहीं इस पे भी बिल ना आ जाए, डंडा लेके वहां भी पंखा रोक देते हैं। चाय ऐसे मंगवाते हैं कि अगर 5 मिनट में नहीं आई तो मेरा वेंटिलेटर ऑफ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अच्छा, चाय आ भी गई, एक सिप लेंगे, बाकी साइड पे रख देंगे और सिप लेके ऐसे उस चाय को भूल जाएंगे जैसे हुकूमत मतलब निकलने के बाद MQM को नहीं भूल जाती। दफ्तर में होने वाली एक और बड़ी बदतहजीबी, अपने हिस्से का काम अपने साथियों पे डाल के और खुद रफू चक्कर हो जाना। अच्छा, और रफू चक्कर होने के लिए एक ही बहाना, पिछले 13 साल से मेरी सास फौत हो गई। यार को फौत करने के लिए और भी रिश्ता तलाश कर लो, किसी और को भी मरने का मौका दो। अच्छा, ऐसे लोगों की 7 पुश्तों का रिकॉर्ड नादरा से मिले तो निकलवा के देख लो कि उनके यहाँ हर फौतगी जो है ना वो वर्किंग डे पे हुई होगी। किसी हफ्ते इतवार को उनके यहाँ मौत का फरिश्ता छुट्टी करता है। सर, वैसे मैंने तो दफ्तरी बदतहजीबियां छेड़ी थी, आपने तो हमें ही रगड़ा लगा दी है। नहीं नहीं, तुम्हारा तो जिक्र ही नहीं किया। मैंने 2 घंटे लेट आने का जिक्र किया, 3-4 घंटे का तो जिक्र ही नहीं किया। अच्छा जी, खबर बराए तबसरा, टेलर स्विफ्ट की शादी में जमा किया गया कचरा हाथों हाथ फरोख्त। वाह! अमरीकी गुलकारा की शादी की तकरीब का कचरा एक फनकार ने आर्ट वर्क में तब्दील किया और बेच डाला। कचरे में सिगरेट के टुकड़े, कागजी कप, प्लास्टिक बैग्स वगैरह शामिल थे। ये ना शादी में इसकी बिद बच गई होगी ना, उसके मखाने और छुहारे ही $2 लाख में बिके होंगे। सर, वैसे लड़कियां शादी के बाद अपने पुराने कपड़े कजनों को दे के जाती हैं। निकालो, कह दो कि मेरी पुप्पी की बेटी थी। इसके पुराने कपड़े वैसे ही सारे मुफ्त में ले गए होंगे कि यार तू तो है ही टेलर, तो घर सी लेंगी।
सर वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि टेलर स्विफ्ट की तो बचत ही बचत है, एक साइड पे इसका कचरा बिक गया और अपनी शादी पे इसने खुद ही गा लिया होना है, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे। इसने मोहसिन मलंगी को तो नहीं बुलाया होना। सर वैसे नई बात नहीं है कि टेलर स्विफ्ट का कचरा भी बिक गया है। हमारे यहाँ तो नसरीन परवीन की शादी का बचा हुआ खाना भी बिक जाता। लेकिन जो खरीदता है वो घर जाके खाता है अजीब तरह से, जर्दे में लेग पीस आ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब और देखें मामला क्या है। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कुत्ते ने अम्मा जी को पकड़ा हुआ है या अम्मा जी ने कुत्ते को पकड़ा हुआ है? नहीं सर। अम्मा जी ने कुत्ते को पकड़ा। अच्छा अच्छा। जहां तक मुझे समझ में आया है ना, ये कुत्ता घर से ट्यूशन का कह के बिलियर्ड क्लब में घुसा हुआ था और पैसे लगा के गेमें खेल रहा था। वो तो अम्मा जी ने फाड़ लिया। और जब अम्मा बिलियर्ड क्लब पहुंची होंगी तो ये मुंह में सिगरेट लगा के शॉट बना रहा होगा। सर वैसे ये अम्मा जी ना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि कुत्ते को अगर कुत्ते के हाल पे छोड़ दिया तो वो मजीद कुत्ते काम करेगा। गौर से देखो लाला, कुत्ते की आंखों में शर्मिंदगी भी है, नदामत भी है। यार ऐसे ही आप लोगों ने विजुलाइज कर लिया कि जी बिलियर्ड क्लब से लेके आ रही हैं। वो कसाई के फट्टे के नीचे आराम से सोया हुआ था। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कम ज़र्फ रिश्तेदार अगर आपके किसी काम आ जाएं तो वो इस एहसान के बदले में आपके साथ क्या बर्ताव करते हैं, आपको दिखाते हैं आज के स्किट में। हाय इशफाक, आप कितने दिनों के बाद घर आए हैं? मुझे तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि आप घर भी वापस आएंगे। मेरा ख्याल बेगम ये यखनी तुमने मेरे लिए बनाई थी, आधी से ज्यादा तुम पी गई हो। आधी नहीं, पूरी पी गई हूँ। ले। तुमने तो वो नीचे वाली बोटी भी नहीं छोड़ी। वो बोटी तो मैंने पहले ही खा ली थी। मैंने सुना था उसी बोटी में तो शिफा होती है। चले कोई नहीं, मेरा भी तो खून कम हुआ है ना आपकी खिदमत करके। बेगम, मुश्किल वक्त में पता लगता है कौन अपना है और कौन पराया है। ये आपने ठीक कहा है। मेरे दोस्त भी थे, मेरे कजन भी थे, लेकिन मेरा फर्स्ट कजन राशिद भाई, हाँ, मुझे खून की जरूरत पड़ी है, उन्होंने सबसे पहले आके कहा कि राशिद के खून को राशिद का खून ही लगेगा। हाँ, खून दिए, खून देने से सेहत बनती है, तो सेब खाएंगे ऐसे खून बन जाएगा। लेकिन बातों की बातें, मेरा भाई निकला ना सही। और तुम्हें पता है बचपन से ही वो सुई से बहुत डरते थे। उन्होंने होम्योपैथी की इतनी खाई है, मीठी दवाइयां खा खा के शुगर करवा ली उन्होंने। चलें ठीक है, भला उनका, वरना खून तो मिल ही जाना था, मेरे भाई भी तो थे ना। हाँ, सही कहा तुमने। उस वक्त कहाँ थे जब चाहिए था। आ जाए, क्या हो गया, हिम्मत करे ना। हाय हाय, चक्कर ही आ गया आपको तो। बैठ जाए प्लीज। बिस्मिल्लाह। राशिद भाई, ओहो, राशिद भाई। क्या हो गया? बैठे। राशिद भाई बैठे हम। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ राशिद भाई को? पहली बार खून दिया है ना, पहले कभी खून नहीं दिया। हाँ, सारा ही निकाल लिया उन्होंने। हैं भाई, 2.25 लीटर वाली बोतल दे बैठे हैं। 2.25 लीटर वाली होती तो क्या बात थी। उन्होंने सिर्फ पाइप लगाया उधर से और इधर से। हालांकि मेरा खून इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, सिर्फ नाम मैच हुआ है, राशिद टू राशिद। लेकिन भाई आपका बहुत शुक्रिया। चक्कर आ रहे हैं। अब अच्छा भाई, आप लग रहा है सोफा घूम रहा है। 10 सालों से खिलाया पिलाया, इतने हेल्दी थे, बस एक बोतल में सारा निकल गया। वो क्या कह रहा था डॉक्टर, कीमे वाली बात के कीमा खिलाओ इसको भून के। हाँ, बॉयल कीमा खिलाना है आपको। गुर्दे पा के बेच कह रहे थे। हाँ जी, देसी घी वाले। हाँ जी। तो भाभी इनको घर ले जाती ना, इनको बना के खिलाती। अशफाक की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सोचा इसी के पास बैठ के जाके सारा कुछ खाता पीता हूँ। ठीक है ना, कीमा पराठे वगैरह ये सारा कुछ भाभी खुद ही बना लेगी। भाभी, अच्छा आप कभी जिंदगी में खून दिया नहीं ना मैंने, पहली बार तो मुझे सुई लगी है, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। हाँ, बहुत बुरी हालत है, मैं तो इतनी परेशान हूँ। अभी कैसे काम पे जाएंगे, कैसे घर चलेगा? इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें। मैं जिंदगी में कभी किसी के घर नहीं गया, अभी मैं रमजान के घर गया हूँ, वहां पर बैठा हूँ, उसने चाय बनाई है, मैं कहा चाय नहीं पीनी। हाँ। अल्लाह के फजल से चाय मैं कहा जब भी पीऊंगा मैं अशफाक के घर जाके पीऊंगा। क्या हो गया? राशिद, खून दिया है ना। या अल्लाह। अच्छा बेगम, मेरे भाई के लिए ना चिकन कीमा बनाओ। नहीं चिकन कीमा नहीं, मटन। डॉक्टर ने क्या पुत्र, मेरा तो दिल ही नहीं करता, मेरे तो बुरकी नहीं लंघ दी। अरे इनको चांपे बहुत पसंद है। तो चांपे भी? हाँ। साथ ही चांपे बना लो भाभी। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो तुम चांपे बना लेना,
अभी वो जो मिक्स वेजिटेबल बनी पड़ी है ना, हाँ। वो लेके आओ, उसमें भी बड़ी ताकत होती है। वेजिटेबल को मैं रवि शास्त्री है। भाभी आपके घर में तो देसी घी बहुत होता है, कोई 4-5 केजी हमें पैक कर देना, इनकी वीकनेस खत्म हो ओए गई। मेरे कड़ाल पे गए, ओए हाय या अल्लाह, कड़ाल पे गया। हाय हाय हाय। अच्छा आप ऐसा करो, कुछ ले आओ खाने को, मुझे लगता है मेरे भाई वो को ना, मैं आपको ना नूडल्स में बड़ी ताकत होती है, वो बनाकर लाऊं आपके नहीं लिए? नहीं मैं नहीं, वो रस्सियां खानी है। भाभी नूडल्स खा खा के जो आपका हाल हुआ पड़ा है, वो नहीं चाहती मैं इनका हाल हो। आप दूध के अंदर शहद और देसी घी डाल के लाए ना गरम गरम। बात चो कीमे तो बात। भाभी मेरे घर तो मसर पके हुए हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ? आधा पाव मसर के अंदर 3 किलो देसी घी डाल दो। हाँ, चलो। ये देसी घी नहीं डालो उसके, रहने दो। कीमे में डालो, कीमे में मसर जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं इन्होंने वो मसर नहीं हो रहा। अच्छा बेगम, इनकी आंखों में ना मटन उतरा हुआ है, तुम ऐसा करो मटन ऑर्डर कर दो। ओए मेरी कोड़ी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रही। राशिद भाई मैंने ऑर्डर कर दिया क्या आपके लिए। किया ऑर्डर? मटन किया ऑर्डर। मटन जल्दी इसको बोलो ले आए। इशफाक भाई मैं तो इतनी परेशान हूँ, 3 महीने में जाके इनका ब्लड पूरा होना है। नहीं डॉक्टर ने कहा 3 महीने मेरा नहीं पूरा होना। हाँ, डॉक्टर ने ना कहा- ये काम पे जा सकेंगे, ना कारोबार, ना काम बंद हो business। जाना, हुन किथे जाना काम ते? गाड़ी हमारी खराब है। भाभी 3 महीने में खून बनना है? 3 महीने में कहाँ बनेगा? भाभी 3 महीने में खून बनना है या यूरेनियम बनना है? बस यही सोच रही हूँ। अब वो टेंशन, भरा सी ते तेन देता खून में। मेहरबानी यार। और पता क्या, अब घर में रहना है, कारोबार है कोई नहीं, काम पे मुझसे जाया नहीं जाना। कारोबार आप कहाँ और नीचे- करेंगे भला? घर में बच्चे नीचे सोते हैं, मैं तो जब उठ के जाता हूँ तो बच्चे सो जाते हैं, जब मैं आता हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं। अब ऊपर वाला कमरा बनने वाला है। नहीं तो अब घर का करना क्या है भाई? करना क्या इशफाक भाई, कमरा डालना है, थोड़ा मटेरियल उठवा दे, कोई ईंटें सीमेंट कोई छत डाल जाए। भाभी असल में जब से ये बीमार हुए ना 2-3 महीने ये भी काम पे नहीं गए। मेरे तो अपने बड़े हालात खराब हैं। माशाल्लाह आपके तो अब्बा अम्मा भी दोनों के इतना माल छोड़ गए, बैंकों में करोड़ों रुपया है आपका। मेरे तो अम्मा अब्बा भी यतीम और इनके भी, और जब से इन्होंने ब्लड दिया है बच्चे भी यतीम हुए बैठे हैं हिसाब से। इस हिसाब ना तुम भी बेवा ही है फिर। भाईजान परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा। देखिए जब हम परेशान थे तो अल्लाह ने मदद के लिए आपको भेज दिया। तो अब अल्लाह आपको नहीं भेजेगा? भेजेगा भाई, हो सकता है किसी और को भेज दे हमसे पहले अल्लाह। खून असी दे दे, इटा मटीरियल थानू कोई और दवे। देखें भाईजान, जैसे हम आपका वसीला बने हैं, इतने मुश्किल कड़े वक्त में इन्होंने आपको ब्लड दिया है, वरना ऐसे वक्त में तो लोग सलाम लेना ही भूल जाते हैं। ऐसे ही आप हमारा वसीला बने, बस कोई 3 महीनों की बात है, इंशाल्लाह टांगों पे खड़े हो ही जाएंगे। नहीं खड़ा हो जाना, पिन्नियां मेरियां जवाब दे गई। लगता खून नहीं गया विचों ना, चर्बी निकल गई। क्या लगता 6 महीने ऐसे ही गुजरेंगे? मैं जो खून दे रहा सी ना, थोड़ी देर बाद ते खून आना बंद हो गया सी, नालियां चों हवा आन लग पई सी। राशिद भाई हाँ जी, आप हर जगह लेट हुए हैं, हाँ जी। पेपरों में, अपनी बारात में, उस दिन लेट क्यों नहीं हुए आप? बस जदों हरी होवे पुत्र। हाय अल्लाह। मेरे अल्लाह, ओए इधर वाली कोट। पेट की खून दे के साढ़े ते पेटे ही पै गए ना। आई, क्या हुआ भाभी? डॉक्टर ने कहा था जिसके हस्बैंड ने ब्लड दिया हो ना, उसको 3-4 महीने ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी फैमिली से भी पूछ ले किसको किसको क्या प्रॉब्लम होती है इनके खून देने से। बेचारी सारी रात सुती नहीं है, मैंने खून दिंदे देखिया ना, ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਹਾਂਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਟ ਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੜਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੇਗੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਨਿਕਰੇਲੇ। बेगम, उनकी बेगम ने उन्हें खून देते देखा है, आपने मुझे खून लेते क्यों नहीं देखा? भाईजान खून आपने इनको दिया है और सारे काम आप मुझसे करवाने लगे हैं। ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜ਼ਰਾ। अच्छा जी। छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच रही हूँ कौन उनको खाना पका के खिलाएगा, मेरी तो टांग ही नहीं सीधी हो रही। ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟ ਜ਼ਰਾ, हाँ जी। ਇੰਜ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ? ये 11 नंबर है जी। 2 ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ। क्या कर रहे हैं? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ। हेलो, खुला है, खुला है। ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਛਾਪਰ ਪਿਆ ਕੋਈ? हाँ पे है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। हेलो, ਹਾਏ खुला है राशिद भाई। खून भी खुला ही देता, नाले खून देने तो बाद मेरा साइज घट गया। मैं तो ये सोच रही हूँ जो कपड़े ने खुले हो गए उनका क्या बनेगा? ओए ओए यार, हालांकि इतनी ठंड नहीं, मैंने बहुत लगन रही है। चादर तो दे कमजोरी जरा, हो गई है आपको चादर तो भाई। दे जरा। अच्छा भाई। ओए ओए ओए, इतने मोढ़ियां ते रखते। भाई इतनी बड़ी कुर्बानी आप ही दे सकते थे। हमारे खानदान में ना कभी भी किसी छोटी चीज की कुर्बानी नहीं हुई, जी। बकरे की नहीं,
गाय की, ऊंट की कुर्बानी होती है। अच्छा भाईजान आप भी इस खानदान में सबसे बड़े हैं, हाँ। आपकी कुर्बानी कब होगी? अभी तो दी है कुर्बानी भाई, अब तो तेरी बारी है। अब तूने कुर्बानी देनी और ये घर चलाना है। मुझे लगता है खाना आ गया है। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕੋ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। अच्छा ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। भाई बी ब्लॉक 372 में डिलीवर कर दें आप। चलिए हैं? कारपेट कारपेट लेके जा रहे हैं? ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੇ ਘਰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਟਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗਾ। माशाल्लाह दौड़ ही लगा रहे हैं आप जब से इनका ब्लड लिया है। राशिद भाई बरनूला तो लगा ही हुआ है, आप अपना खून चूस के वापस ले लें। हम अपना थूका हुआ खून वापस नहीं लेते। हाँ नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और आखिर में चलते चलते सोशल मीडिया से उचका हुआ ये नुक्ता कि अगर बुरे वक्त में आपके मोबाइल की घंटी ना बजे तो अच्छे वक्त में उसे साइलेंट पे रखना ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।